यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में स्वागत है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ NTNET of economics question paper with explanation and solution. In the earlier two parts, we have completed up to the question number 50. So now we will start from the question number 51 in this lecture. As per question number 51, बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से था, जहां से इसको लिया गया है। इसका लेने का पर्पज ये था कि आपका ये गेम थ्योरी और नेट इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग था, इसलिए इस पोर्शन को जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस होते हैं, उन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आपका ये गेम थ्योरी के रिगार्डिंग था, इसलिए उन 5 क्वेश्चंस को भी इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। इसको आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बाय बोथ द फर्म, दोनों फर्मों द्वारा सही वैकल्पिक निवेश को खोजें। तो इसमें आप लोग देखोगे नेट इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन होता है, उसमें यह होता है कि दो फर्में होती हैं, दोनों के बीच में स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाता है। स्ट्रेटजी में आप लोग देखते हो नेट इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट है, इफ आई एम डूइंग माय बेस्ट आई डू व्हाट आई लाइक, एंड इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट यू डू व्हाट यू लाइक। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखो कि दो फर्में होती हैं, दोनों के बीच में जहां पे प्रोसेस जो है, जो स्ट्रेटजी है रिवर्सिबल है, वहां पे आपका नेट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाता है। मतलब अगर बात किया जाए, यहाँ पे आप लोग देखोगे ये फर्म ए है और ये आपका फर्म 2 है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये A1 है, इसको A2 कंसीडर किया जाए, इसको B1 एंड B2 कंसीडर किया जाए। तो आप लोग देखोगे अगर फर्म ए जो है A1 स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, तो फर्म बी के पास 2 स्ट्रेटजी है, B1 एंड B2। तो इसमें जो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करेगा। तो इसको आप लोग देखोगे B1, इसमें देखो 200 है, ये 100 है, तो ये अपना फॉलो करेगा B1। अब बी को, फर्म बी को बोला जाएगा कि आप पहले स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आप अपनी स्ट्रेटजी को चलो। तो यहाँ पे अगर बी को बोला जाए तो बी सबसे पहले अगर B1 को फॉलो करता है, तो ए के पास 2 स्ट्रेटजी है, A1 एंड A2। तो A1 में आप लोग देखोगे 200 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे अपना ये A1 को फॉलो करेगा। तो ये आप लोग देखोगे स्ट्रेटजी क्या है, रिवर्सिबल है, A1 A1 B1 B1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 एंड B1 क्या हो जाएगा, नेट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। ये नेट इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बाय बोथ द फर्म। यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे कोई सेकंड बेस्ट नहीं है, जो आपका रेनॉल्ड शेल्टन का दिया हुआ कंसेप्ट है सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन या आर सेकंड बेस्ट जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सेकंड बेस्ट में किसी भी स्ट्रेटजी में ये नहीं बन सकता है। कोई भी ऑप्शन आप लोग देखोगे, यहाँ पे ये देखोगे आपका A1 एंड B2 है, यहाँ पे आपका A2 एंड B1 है, और ये आपका क्या है, A2 एंड B2 है। तो कहीं भी ये स्ट्रेटजी और ये स्ट्रेटजी कहीं भी इसकी सेकंड बेस्ट नहीं बनेगा। ये आपका कह रहा है अल्टरनेटिव टू इन्वेस्टमेंट बाय, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, वैकल्पिक निवेश। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इज इक्विलिब्रियम नो, इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम नो, इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, संतुलन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव सेफ्टिव इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म इन द इंडस्ट्री। कह रहा है कि उद्योग में एक फर्म द्वारा सही वैकल्पिक सुरक्षा निवेश खोजें। यहाँ पे आप लोग देखोगे इंक्रीजेस सेफ्टी बाय बोथ फर्म, इंक्रीजेस सेफ्टी बाय द फर्म व्हिच हैज मेड इन्वेस्टमेंट कैन नॉट इंश्योर सेफ्टी टू द इंडस्ट्री एज अ होल, इंक्रीजेस सेफ्टी टू द फर्म व्हिच हैज नॉट इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस सेफ्टी ऑफ द फर्म व्हिच हैज मेड इन्वेस्टमेंट, उस फर्म की सुरक्षा बढ़ाता है जिसने निवेश किया गया है। कह रहा है उद्योग में एक फर्म के द्वारा सही वैकल्पिक सुरक्षा निवेश खोजें। तो ये कह रहा है कि उस फर्म की सुरक्षा बढ़ाता है जिसने निवेश किया है, द फर्म व्हिच हैज मेड इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव सेफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म of the two firm industry। यहाँ पे आप लोग देखोगे increases workers wages in the firm which has not invested, increases workers wages in the firm which has made invested, decreases वर्कर्स वेज इन द फर्म व्हिच हैज मेड इन्वेस्टमेंट। तो ये आप लोग देखोगे ये सारे जो स्टेटमेंट है आपका, ऑप्शंस है, ये सब क्या है, रॉन्ग है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन आप लोग देखोगे डिक्रीजेस वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन द बोथ फर्म, दोनों फर्मों की श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाती है। कह रहा है कि सही विकल्प खोजें जब दो फर्मों में से एक फर्म द्वारा सुरक्षा निवेश को क्या किया जाएगा। कह रहा है उस फर्म में श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ाता है जिसने निवेश नहीं किया है, या फिर उस फर्म में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाता है जिसने निवेश किया है, या फिर उस फर्म में श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाती है जिसने निवेश किया है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों फर्मों की श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाती है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव नेट इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द बोथ फर्म आर। कह रहा है नेट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जहां स्ट्रेटजी रिवर्सिबल हो। ये आप लोग देखोगे फर्म 1 है, फर्म का स्ट्रेटजी क्या है, A1। इसको अगर आप लोग एज्यूम कर लो और इसको A2 एज्यूम कर लो, इसका फर्म 2 का ये हो जाएगा B1 एंड B2 स्ट्रेटजी।
तो अगर ए को बोला जाए, फर्म वन को बोला जाए कि अपनी स्ट्रेटजी को चलने के लिए सबसे पहले, तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, ए वन है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, ए वन। ठीक है, बी के पास दो ऑप्शन है, बी वन एंड बी टू। तो बी के पास दो ऑप्शन, तो सबसे बेस्ट उसकी स्ट्रेटजी क्या है, बी वन। ठीक है, ये आप लोग देखोगे सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, बी वन है। बी वन को चला। अब फर्म टू को बोला जाएगा सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए, स्ट्रेटजी को चलने के लिए, तो बी के पास दो स्ट्रेटजी है, बी वन एंड बी टू। बी विल अडॉप्ट बी वन, क्योंकि बी वन क्या है, इसकी फर्म टू की बेस्ट स्ट्रेटजी है, बी वन को अडॉप्ट करेगा। तो फिर अब ए के पास दो ऑप्शन है, ए वन एंड ए टू। तो ए वन में आप लोग देखोगे 200 है, ए टू में 100 है। तो ये क्या करेगा, ए टू ए वन को फॉलो करेगा। ए वन इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ए वन एंड बी वन, ये देखोगे प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, जहां पे ये ऐसे बन जाए ए वन बी वन बी वन, मतलब स्ट्रेटजी क्या हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए। ठीक है, अगर फॉर्म कोई भी फॉर्म पहले चले, दोनों के लिए स्ट्रेटजी रिवर्सिबल हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेस इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। नेस इक्विलिब्रियम, तो यहां पे आप लोग देखोगे क्या हो जाएगा, ए वन एंड बी वन। ए वन बी वन क्या है, $200 एंड $200। ठीक है, ये क्या है, डॉलर है, ये दोनों के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, फाइंड द करंट अल्टरनेटिव इन दिस गेम, द अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड। कह रहा है कि सही विकल्प खोजें, इस खेल में कम निवेश की समस्या से बचा जा सकता है यदि वन फर्म इन्वेस्टेड एंड द अदर फर्म्स डज नॉट। The government set safety standard that will force both the firms to invest। कह रहा है सरकार सुरक्षा मानक निर्धारित करती है जो कि दोनों फर्मों के निवेश के लिए मजबूर करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। कह रहा है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करें। यहाँ पे आप लोग देखोगे एडम स्मिथ है, एडम यहाँ पे थ्योरीज दिया हुआ है। तो एडम स्मिथ की क्या है, साइज ऑफ मार्केट है। डेविड रिकार्डो का आप लोग देखोगे क्या है, अमर्त्य सेन का फ्रीडम ऑफ चॉइस है। कार्ल मार्क्स का फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। डेविड रिकार्डो का क्या है, नेचुरल रिसोर्स कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आप लोग देखोगे A1 B2 C3 D4 ऑप्शन 1 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द डेफिनेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार से लाभ की परिभाषा नहीं है। कह रहा है इट इज द बेनिफिट इंडिविजुअल एंड कंट्रीज डिराइव फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये व्यक्तियों और देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने से होने वाला लाभ है। कह रहा है नॉट द डेफिनेशन, और नॉट द डेफिनेशन है, तो ये तो है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, ये इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इट इज द ग्रॉस बेनिफिट टू द इकोनॉमिक एजेंट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन ट्रेड। कह रहा है कि आर्थिक एजेंटों को होने वाला सकल लाभ है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है। नॉट द डेफिनेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, आर्थिक एजेंटों को नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज द डिडक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम द प्रोड्यूसर सरप्लस। कह रहा है ये उत्पादक अधिशेष से उपभोक्ता अधिशेष की कटौती है, ये भी नहीं होगा। कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस से नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आप कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट नहीं होगा, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि आप जो रेडी होते हो पे करने के लिए मार्केट में, और एक्चुअली में क्या पे करते हो किसी कमोडिटी के लिए, किसी गुड्स के लिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज अ कंज्यूमर सरप्लस होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर सरप्लस और नॉट फ्रॉम द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज नेट बेनिफिट टू द इकोनॉमिक एजेंट्स रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन ट्रेड। यस, इट इज राइट। इट इज द सम ऑफ द प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सही है। तो कह रहा है नहीं है, तो बी एंड सी नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इन द किन्सियन सिस्टम एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। कह रहा है कि किन्सियन प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाई। कह रहा है कि किन्सियन प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। इंक्रीजिंग कंजम्पशन बाय रियल बैलेंस इफेक्ट, ये कह रहा है कि नहीं। ठीक है, इंक्रीजिंग बॉन्ड डिमांड एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। कह रहा है कि किन्सियन सिस्टम में आप लोग देखोगे, किन्सियन सिस्टम में इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। जैसे ही आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करोगे इकोनॉमी में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम मनी सप्लाई के बढ़ने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने से कंज्यूमर क्या करेंगे, इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने के बजाय क्या करेंगे, वो बॉन्ड को परचेज कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा
तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम क्या होगा, वो क्या करेंगे, बॉन्ड को परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी आ गई है, मनी आ गई है। जैसे मनी बॉन्ड को परचेज कर लेंगे, क्या करेगा होगा, बॉन्ड का डिमांड बढ़ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ने की वजह से बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए होता है, कहा जाता है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड जो होता है एक तरीके का, मान लो आप लोग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ही बॉन्ड की डिमांड बढ़ाओगे, मान लो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 5000 रुपीज है, ठीक है, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है, कितना एनुअली है, ठीक है, 5000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ही बॉन्ड आपके पास मनी सप्लाई बढ़ा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, बॉन्ड की डिमांड बढ़ने की वजह से बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ये 5000 से क्या हो जाएगा, मान लो 5500 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या था, 8% ही था। तो आप लोग देखोगे पहले 5000 पे 8% गेन कर रहे थे, अब 5500 पे 8% गेन कर रहा हो। इसीलिए कहा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर बॉन्ड प्राइस, इट इज अ फिक्स्ड। जो आपका बॉन्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बॉन्ड की प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उस बॉन्ड के लिए फिक्स होता है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, बॉन्ड प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, और बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि पहले 5000 पे आप 8% गेन कर रहे थे, अब 5500 पे 8% आपको मिल रहा है। तो इसीलिए इसका, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग बॉन्ड डिमांड एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन 2 विल बी द अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। इंक्रीजिंग द बॉन्ड डिमांड एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बॉन्ड की मांग में वृद्धि और इस प्रकार ब्याज दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहां पे आप लोग देखोगे टाइप 2 एरर है। टाइप 1 क्या होता है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज अ ट्रू, और क्या हो जाएगा, नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज अ नॉट ट्रू, मतलब व्हेन इट इज अ फॉल्स, दैट इज अ टाइप 2 एरर। या एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस होता है, तो आप लोग देखोगे नॉट रिजेक्टिंग अल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, दिस इज अ टाइप 2 एरर। ए का क्या हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा। मीन इज ग्रेटर देन मोड, मतलब आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। धनात्मक क्या होता है, स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड आपका बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। होमोजेनियस पॉपुलेशन, होमोजेनियस पॉपुलेशन में आपका क्या हो जाएगा, ये आप लोगों देखोगे होमोजेनियस पॉपुलेशन में आपका ये हो जाएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए होमोजेनियस पॉपुलेशन होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए P01 इंटू P10 ये आपका क्या होता है, इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, मतलब ए का आपका हो जाएगा सेकंड, बी का आपका हो जाएगा थर्ड, सी का आपका हो जाएगा फोर्थ एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आप लोग देखोगे 2 3 4 1 2 3 4 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका किसका है, डेविड रिकार्डो का है। डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, मांग साइड अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, ये अल्फ्रेड मार्शल और एजवर्थ का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपका हैबरलर ने दिया हुआ है, सी का 3। रियल कास्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वेस्टेबल एंड अल्फ्रेड मार्शल का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 1432 1432 1432 हो जाएगा, 1432 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, परफेक्टली कंपिटेटिव मॉडल। परफेक्टली कंपिटेटिव मॉडल में यहां पे आप लोग देखोगे perfectly competitive model, the producer first set the price. Competitive model it recognize the concept of interdependence, large number of buyers and sellers, yes। ए का क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। बर्ट्रैंड मॉडल में क्या होता है, पूर्व में आपका आउटपुट एडजस्टमेंट होता है, बर्ट्रैंड में प्राइस होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी का पहला, द प्रोड्यूसर फर्स्ट सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन प्रोड्यूस द आउटपुट डिमांडेड एट दैट प्राइस। बी का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। स्टेकलबर्ग मॉडल आपका क्या होता है, स्टेकलबर्ग मॉडल जो है आपका
ये कुर्नो मॉडल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है स्टेकलबर्ग मॉडल, तो रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग द फॉर्म्स। सी का क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। ओलिगोपोली मॉडल फ्यू कंपिटिटिव फॉर्म्स इन द मार्केट, डी का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। मतलब आप ऑप्शन देखोगे तो थर्ड, ए का थर्ड हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का आपका बी का आपका फर्स्ट हो गया, सी का आपका सेकंड हो गया एंड डी का आपका फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखोगे 3124 3124 3124 ऑप्शन नंबर 1 इज बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे इसमें कहा जा रहा है कि अरेंज द इंट्रोडक्शन कोइनेज ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। निम्नलिखित अवधारणा को परिचय निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पुराने से नवीनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रिमिटिव सोशलिस्ट एकोमोडेशन, ये आपका आदिम समाजवादी संचय है। ये आपका जो है आया था 1920 के नियर अबाउट, ठीक है। प्रियो जेन हेंस्की ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। ये आया था प्रिमिटिव सोशलिस्ट एकोमोडेशन 1920 में आया था। डेवलपमेंट बाय डिस्पोजेशन, ये आपका आया था आफ्टर 2003, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ डिस्पोजन ये आपका आया था 2003 में आया था, ठीक है। और दोनों के ये जो है दिए हुए हैं, डेविड करके हैं, डेविड हार्वे ने इसको कंसेप्ट को दिया हुआ है, ठीक है। कौन से आपके डेवलपमेंट बाय डिस्पोजन एंड एकोमोडेशन बाय डिस्पोजिशन, बेदखली द्वारा विकास और बेदखली द्वारा संचय, ये दोनों डेविड हार्वे का दिया हुआ कंसेप्ट है। ये आपका सबसे पहले आया था, एकोमोडेशन ऑफ डिस्पोजल 2003 में आया था। और आपका परमिटिव कैपिटलिस्ट एकोमोडेशन, ये आपका जो है कार्ल मार्क्स का है, दास कैपिटल, जो कि आपका 1867 में आया था। ये आपका किसका है, प्रिमिटिव कैपिटलिस्ट एकोमोडेशन, ये आपका दास कैपिटल से लिया गया है, जो आपकी आई थी 1867 में, ठीक है। किसकी है, ये कार्ल मार्क्स की है। तो आपका ये आ जाएगा नाइफ फेज इनस्टेबिलिटी, आपका जो है ये रॉय हैरोड एंड एफ डोमार, ये इनका है। ये कब आया था आपका 1939 में था इनका, और ये था 1946, ठीक है। तो ये आप लोग देखोगे इसका आया था। तो इसको कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आपका दास कैपिटल आ जाएगा, तो पहले नंबर पे इसको रख देंगे डी को। डी के बाद आपका प्रिमिटिव सोशलिस्ट एकोमोडेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। मतलब ई ए आपका है, सबसे पहले डी है, डी के बाद क्या है ए, डी के बाद ए है। तो ये आप लोग देखोगे डी के बाद ए आपका ऑप्शन 1 एंड 3 में है, सेकंड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखोगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हो गया डी ए। उसके बाद आपका आ जाएगा नाइफ हेज इनस्टेबिलिटी, नाइफ हेज इनस्टेबिलिटी क्या है, ई है, डी ए इसमें भी है। फिर आपके उसके बाद जो है एक्युमुलेशन ऑफ डिस्पोजन सी आ जाएगा, डी सी मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। सबसे लास्ट में बी आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर 2003 के बाद आया था डेवलपमेंट बाय डिस्पोजिशन, जो कि डेविड हार्वे का दिया हुआ कंसेप्ट है। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, कह रहा बाह्यता की उपस्थिति में कोस थ्योरम आर्गूज, कोस में तर्क देता है। social optimum can be attained only through the government intervention, no. Social optimum can also be attained by the mutual agreement between the private parties, yes, ठीक है। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सोशल ऑप्टिमम कैन आल्सो बी अटेन्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज। सेकंड विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन, कोस्ट थ्योरम आर्गूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकम, ये इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन बी कंसीडर्ड ऑलवेज, नो। प्रॉपर्टी राइट कैन नॉट बी असाइन्ड, इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड प्रॉपर्टी राइट
property rights are clearly defined. Property rights are clearly defined. ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, इन द सेंट्रल बैंक कह रहा है सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। कह रहा है कि किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको आप लोग देखोगे बाय रेजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का एक सर्टेन परसेंटेज क्या करते हैं, कैश फॉर्म में आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। तो यह कह रहा है इंक्रीज सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, केंद्रीय बैंक जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनके द्वारा मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है अगर किस स्टेप्स को फॉलो किया जाए। अगर रेजिंग द कैश रिजर्व रेशियो को अगर इंक्रीज किया जाएगा तो उनके पास लिक्विडिटी कम होगी जिससे वो बोरोइंग कम लोगों को दे पाएंगे। तो इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन को आप लोग देखोगे एनटीए नेट पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोग जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ए नहीं है तो ए आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक, यस इट इज राइट। बाय लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशियो, यस। ये कह रहा है राइजिंग करना है तो राइजिंग से नहीं होगा, लोअरिंग से हो जाएगा, यस ये सही है। बाय लोअरिंग द रेपो रेट, तो आपका क्या हो जाएगा, बीसीडी सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द लेमन मार्केट्स रिजल्ट्स। कह रहा है कि नींबू बाजार में सीमित जानकारी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्रेजुअल फॉल इन द एवरेज प्राइस, यस इट इज राइट। आपका जैसे ही एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है तो जो आपके परचेजर्स हैं, परचेजर्स या बायर्स haven't exact knowledge about the quality of the product, about the quality of the product। ठीक है, ये आप लोग देखोगे बायर्स हैवंट एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू पे एवरेज प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट और गुड। ठीक है, एवरेज प्राइस देने को लिए, क्योंकि उनके पास जो बायर्स होते हैं, परचेजर्स होते हैं, उनके पास जो होता है इफिशिएंट या नॉलेज नहीं होता है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, इसलिए वो उसको एवरेज प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल फॉल इन द एवरेज प्राइस, यस इट इज राइट। ग्रेजुअल विथड्रॉल ऑफ द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यस। जो आपके सेलर्स होते हैं, देयर आर टू एजेंट्स, सेलर्स एंड परचेजर्स, buyers and sellers have the better knowledge about the quality of the product but the purchaser don't have the exact knowledge about the quality of the product, and that's why sellers think that they are not getting the actual amount of that particular goods, and that's why they withdraw from the market, and that is the condition of the आपका क्या होता है, withdrawal of the better quality products को क्या करते हैं, withdraw कर लिया जाता है इकोनॉमी में। क्योंकि जो आपके सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, उसका एक जो प्राइस उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, उसको बेटर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इकोनॉमिक्स से क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका बी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एडवर्स सिलेक्शन बाय वन ऑफ द पार्टीज, यस सेलर्स हैव द बेटर नॉलेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बट परचेजर और बायर हैव डू नॉट हैव द बेटर या एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपका जो लेमन मार्केट कंडीशन है, तो इसमें आप लोग देखोगे जो एडवर्स सिलेक्शन होता है वन ऑफ द पार्टीज होता है, जो परचेजर है या जो कंज्यूमर है उसको बेटर नॉलेज नहीं है, इसलिए क्या होता है वो उसको एडवर्स सिलेक्ट करता है। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नहीं इंफीरियर क्वालिटी नहीं होगा, इंफीरियर क्वालिटी विल बी ऑलवेज रिमेन इन द इकोनॉमी, inferior quality products would always exist in an economy due to the asymmetric information, जो होता है असीमित जानकारी की वजह से जो आपका जो इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट है वो इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा, इसलिए आपका डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बाकी ए बी सी इज राइट, ए बी सी इज राइट, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। औसत कीमत की क्रमिक गिरावट, यस ये सही है। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की क्रमिक वापसी, ये भी सही है। पार्टियों में से किसी एक प्रतिकूल चयन, ये भी सही है। घटिया गुणवत्ता वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि इन अ मार्केट मॉडल विद द लैग्ड सप्लाई फंक्शन लैगिंग बाय वन टाइम पीरियड, द convergence of the time path of the price toward the equilibrium price depends upon the when the slope of the supply function is greater than the slope of the demand function। कह रहा है कि with the market model with the lagged supply function, आपका जो ये पिछड़े हुए आपूर्ति फंक्शन वाले बाजार में, कह रहा है पिछड़े हुए आपूर्ति फंक्शन वाले बाजार में एक समय अवधि में पिछड़ते हुए कीमत समय पथ पर संतुलन मूल्य की ओर अभिसरण इस प्रकार निर्भर करता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेदर स्लोप ऑफ द सप्लाई फंक्शन इज बिलो द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन। ये क्या होगा, क्योंकि सप्लाई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो क्या होगा, आपूर्ति फंक्शन का ढलान जो है मांग के ढलान से कम होगा। इसलिए ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज ₹10 एंड द प्राइस ऑफ इट्स चार्जेस पर यूनिट इज ₹30। कह रहा है कि एक फर्म की सीमांत आय 10 रुपए है और प्रति इकाई 30 रुपए की कीमत वसूलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए फर्म लाभ अधिकतम करने वाली है। लाभ अधिकतमकरण के लिए उस बिंदु पर फर्म की मांग की कीमत लॉस क्या है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फर्म एट द पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वी नो दैट MR इज इक्वल टू P1 - 1 अपॉन ED, ठीक है। MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। P क्या है, प्राइस है। 1 - 1 अपॉन ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है डिमांड में, और जो आपका प्राइस एंड इलास्टिक, प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव हम लोग बाद में उसको साइन को लगा देंगे। MR गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज गिवन एज 10। प्राइस क्या है, प्राइस कितना है, the firm is ₹10 and the price it charges ₹30। 1 - 1 upon ED आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 = 30, ये हो जाएगा ED, यहां से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ED - 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा ED। इसको आप लोग जब आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10 = 30, ये हो जाएगा ED - 1 अपॉन ED। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 ED = 30 ED - 30। यहां से ये 30 ED में से यहां से आके 30 इधर आ गया और 30 ED - 10 ED, ये हो जाएगा 30 = 20 ED। ED हो जाएगा 30/20, ये हो जाएगा 10 3 30 और 10 2 20, 3/2 = ये हो जाएगा 1/1.5। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ED = -1.5। -1.5 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि चूज द फीचर व्हिच डज नॉट फिट विद द फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कह रहा है वो विशेषता को चुने जो एकाधिकार प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता की विशेषताओं के लिए मेल नहीं खाता है। फर्म्स हैव द लिटिल कंट्रोल ओवर द प्राइस, फर्मों की कीमत पर बहुत कम नियंत्रण होता है। फर्म्स हैव द लिटिल कंट्रोल ओवर द प्राइस, फर्म्स हैव द लिटिल कंट्रोल ओवर द प्राइस, ये सही है। कह रहा है कि डज नॉट फिट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं होता, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन के लिए है आपका ये, परफेक्ट कंपटीशन के लिए होता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स आर द डिफरेंशिएटेड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता, ये नहीं होता है, ये आपका क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए, परफेक्ट कंपटीशन के लिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से शुरू करते हुए। कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बॉमर्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, फिशर वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आप लोग पढ़ते आए हो तो सबसे पहले आप लोग देखते हो कि फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आता है, जो सबसे पहले कब आया था, 1911 में आया था। फिशर के बाद आपका कैम्ब्रिज का आया था, ये अर्ली 20th सेंचुरी, ये आया था आपका।
अर्लियर 20th सेंचुरी, ठीक है। बॉमल्स डिमांड फॉर मनी आपका आया था 1952 में, बॉमल के बाद आपका टोबिन का आ गया था 1954 में, ठीक है। आफ्टर 50s की डिकेड में आए थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के बाद आपका जो है ए हो जाएगा, ए के बाद आपका बी हो जाएगा, बी के बाद आपका डी हो जाएगा। CABD आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड मॉडल एग्जिबिट द फीचर ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार मॉडल माने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करते हो तो पर यूनिट कास्ट क्या होता है आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड और एकाधिकार कंपटीशन को विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। केंद्र मॉडल नहीं है, ठीक है। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो प्रूवमेंट ट्रेड मॉडल पॉल प्रूवमेंट ट्रेड मॉडल है, ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट आंसर अबाउट द पिग्मियन टैक्स। पिग्मियन टैक्स के बारे में सही ऑप्शंस हैं, प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू इंटरलाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इनटू द मार्केट। यस, इट प्रोवाइड द इंटरलाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट। क्या करता है, इंटरलाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कास्ट एक्टिविटी इनटू द मार्केट, कह रहा है कि किसी भी गतिविधि के कुल लागत को बाजार में आंतरिक करने के लिए समाधान प्राप्त करता है। प्रोवाइड सोल्यूशन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स थ्रू द पब्लिक पॉलिसी, कह रहा है कि सार्वजनिक नीति के माध्यम से प्रदूषकों के उत्पादन को कम करने के लिए एक समाधान प्राप्त करता है। यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज थ्रू द public policy provides incentive which reduces the negative externality। जो आपका पब्लिक पॉलिसी है उसके थ्रू क्या होता है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जो भी पोल्यूटेंट्स या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो होता है क्रिएट हो रहा है उसको क्या किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन द रियल सेक्टर। दिस इज नॉट डिफाइंड बाय द पिग्मियन टैक्स, इट इज नॉट लिंक्ड विद द पिग्मियन टैक्स, इसलिए सी आपका नहीं है। इट इज एक्ट लाइक अ रेफरेंस टैक्स, यस इट इज करेक्ट। तो ए बी एंड डी विल बी द राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, यहाँ पे कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ग्रॉस बॉटल टर्म्स ऑफ ट्रेड, आपके जो ग्रॉस बॉटल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, नेट ग्रॉस एंड नेट बॉटल टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके किसने दिया हुआ है, टीओटी। ग्रॉस बॉटल नेट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके जो है टॉसिंग का दिया हुआ है, ठीक है, टॉसिंग का दिया हुआ है। फिर आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसका दिया हुआ है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका डोरेंस का दिया हुआ है। सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका जो है जैकोब वाइनर का दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका रियल कास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका वेस्टेबल का है। तो ये आप लोग देखोगे ग्रॉस बॉटल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है आपका 3 हो जाएगा। सिंगल फैक्टोरियल आपका जो है जैकब वाइनर का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका डोरेंस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकुलर डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रवी सिंगर का है, तो ये आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 3124 ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, यहाँ भी कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। डर्बिन वाटसन में क्या है आपका, डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन, ये 4th हो जाएगा। ग्रेगनर आपका कैजुअलिटी के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फेरर ग्लोबर क्या है आपका, फेरर ग्लोबर आपका मल्टीपोलिनैरिटी के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा। ग्लेशियर आपका क्या है, हेट्रोसिलास्टिक जो होता है, हेट्रोसिलास्टिक डिस्टर्बेंसेस को मेजर करने के लिए ग्लेशियर टेस्ट किया जाता है, तो ये आपका डी का क्या हो जाएगा, 2nd। इसको मैच करोगे तो आपका 4-3-1-2 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। The new Keynesian assume the rational expectation and the market imperfections and highlight the role of aggregate demand। कह रहा है कि न्यू किन्सियन तर्कसंगत अपेक्षा और बाजार की खामियों को मानते हैं और समग्र मांग की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। यस, न्यू किन्सियन इकोनॉमिक्स में आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका न्यू क्लासिकल प्लस कंप्लीट किन्सियन इकोनॉमिक्स। They emphasized on the role of aggregate demand and the individual consumer behavior in deciding the इकोनॉमिक आउटपुट। जो आपके न्यू किन्सियन इकोनॉमिक्स है, रेशनल एक्सपेक्टेशन, इसमें बताते हैं कि जो है एग्रीगेट डिमांड और इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू किस तरीके से इकोनॉमिक आउटपुट को डिटरमाइन किया जाए। रोल इन द हाईलाइट द रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट।
The monetarist assume the rational expectation, non-competitive markets and highlight the role of monetary policy. कह रहा है कि मौद्रिकवादी तर्कसंगत अपेक्षा गैर प्रतिस्पर्धी बाजारों को मानते हैं और मौद्रिक नीति की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। Monetarist जो होता है, it is led by the Milton Friedman, which emphasized on the role of monetary policy in determining the money supply, ठीक है, real output। तो आपका ये आ जाएगा मोनेटरिस्ट जो होता है assume the rational expectation but they do not focus on the non competitive market। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बी नहीं है, नॉन कोऑपरेटिव मार्केट पे उन्होंने फोकस नहीं किया है। फिर आपका है न्यू क्लासिकल assume rational expectation मार्केट एंड हाईलाइट द पॉलिसी रिलेवेंस। न्यू क्लासिकल तर्क संगत अपेक्षा प्रतिस्पर्धी बाजारों को मानते हैं और राजनीतिक अप्रासंगिकता को उजागर करते हैं। यस इट इज राइट। जो आपके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं एज्यूम करते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशन को, और क्या करते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशन के थ्रू पास्ट डेटा के बेसिस पे वो अडॉप्ट कर लेते हैं होने वाली किस तरीके के इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंजेस होने को है, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उस तरीके से चेंजेस हो जाते को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सी भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द क्लासिकल एज्यूम है कंपेटिटिव एंड फ्रिक्शनल इकोनॉमी एंड हाईलाइट द पॉलिसी इफेक्टिवनेस। यस दे फोकस द रोल ऑफ मार्केट, they focus the role of market. There is no need to have the government intervention. Whatever the जो disequilibrium will be in the short run will be automatically adjusted, इस पे फोकस करते हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन को नहीं फोकस करते हैं, लेजिस फेयर की पॉलिसी की बात करते हैं। तो क्लासिकल एज्यूम द कॉम्पिटिटिव एंड फ्रिक्शनलेस इकोनॉमी एंड हाईलाइट द पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस। क्लासिकल जो है प्रतिस्पर्धी घर्षण व्यवस्था को मानते हैं और नीति को प्रभावित को जो करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी एंड डी, ठीक है। ये क्या है आपका, किन्सियन एज्यूम द वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, ये क्या होता है, रिजिडिटी होता है, ठीक है, कठोरता को या रिजिडिटी बनी रहती है। वेजेस हो गया, प्राइसेस हो गया, ऑटोमेटिकली इमीडिएटली चेंजेस नहीं होते हैं, दे वुड टेक सम टाइम टू एडजस्ट, दे डू नॉट एडजस्ट क्विकली, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली या तुरंत इमीडिएट चेंज नहीं होता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ई एलिमिनेट हो जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी द ए एंड सी डी, ए सी डी ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि if the government expenditure rises by ₹100, total tax revenue rises by 100, the value of marginal propensity to consume is 0.5 and there is no change in the autonomous investment and consumption in a simple Keynesian closed economy model, GDP rises by. The formula of GDP rises will be for the simple Keynesian closed economy model will be 1/1 minus MPC multiply by delta G minus MPC upon 1 minus MPC multiply by delta T. This would be the formula for to solve this question. यहाँ पे आप लोग देखोगे ये फार्मूला को जीडीपी में चेंज करने के लिए 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितना दिया है, 0.5, डेल्टा जी कितना दिया है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस बाय 100 रुपीज, ये 100 से दिया है, 100 रखोगे, माइनस एमपीसी क्या है, एमपीसी आपका 0.5 है, 1 माइनस एमपीसी है 0.5 है, इनटू डेल्टा टी का भी दिया आपका 100 है, ठीक है। तो इसको आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 100 और ये हो जाएगा माइनस 0.5 अपॉन ये भी हो जाएगा 0.5 इंटू 100। इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5, या इसको हम लोग 1000 कर लें और इसको 5 कर लें, ये क्या है आपका 1 माइनस 0.5। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 1/0.5 को इससे 100 से इसको लिखा जा सकता है 1000 डिवाइडेड बाई 5। ये हो जाएगा आपका 1000 बाई, दोनों अपर नीचे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 बाई ये हो जाएगा 1 माइनस 5 था, 0.5 था तो 0.5 बचा, तो ये आपका आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस
इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये भी क्या 0.5 अपॉन 0.5 और 0.5 इंटू 0.5 आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 100 ये आपका 100 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो ये 5 2 200 माइनस 100 ये आपका हो जाएगा 100। तो डेल्टा वाई में जो आउटपुट पे चेंज होगा वो 100 से होगा। ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग देखोगे, कह रहा है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन द कंजम्पशन, कह रहा है कि उपभोग में, कंजम्पशन में क्या हो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो, सकारात्मक या धनात्मक क्या हो, बाह्यता हो। तो इसमें आप लोग देखोगे क्या होगा, कंजम्पशन में की बात की गई है। राइडिंग नोइजिंग मोटरसाइकिल मिडनाइट ये नहीं होगा, इसके लिए फर्स्ट के लिए हनी कल्टीवेशन नियर फ्लावर गार्डन ये नहीं होगा, ये प्रोडक्शन में हो जाएगा। पेपर मिल, सैनिटाइजेशन ऑफ ए हाउस, सैनिटाइजेशन ऑफ ए हाउस विल बी द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन द कंजम्पशन, दैट विल बी द ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन द प्रोडक्शन ये हो जाएगा हनी कल्टीवेशन नियर फ्लावर गार्डन, ये हो जाएगा आपका सेकंड। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन द कंजम्पशन, राइडिंग नोइजी मोटरसाइकिल इन द मिडनाइट, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन द प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, पेपर मिल डंपिंग वेस्ट इनटू द रिवर, ये हो जाएगा आपका थर्ड। मतलब आपका हो जाएगा 4 सेकंड फर्स्ट एंड 3, ये हो जाएगा राइट। 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट, 4 2 1 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, इसको एनटीए ने गलत आंसर माना है, उसको एनटीए ने ये माना है राइट ऑप्शन, जबकि होना चाहिए ये आपका एक्स। यहाँ पे आप एक्स को आप वो कर रहे हो, एक्स को आपने उसका दिया है कि एक्स क्या डिफाइन कर रहा है। ये आप लोग देखोगे CDID GD स्टैंड फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली ऑन द डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। X and M स्टैंड फॉर द aggregate values of export and import. X does not stand for the net export. X stand for the aggregate value of export and M for the import. The respectively GDP is calculated by, ये आपका होता है GDP या डेल्टा Y इक्वल टू होगा CD प्लस ID प्लस GD प्लस X माइनस M होगा, या फिर NX होगा आपका, नॉट ओनली नॉट X। ठीक है, तो इन्होंने इसको डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन की इन्होंने कंसीडर कर लिया फाइनल, इन्होंने जो आंसर की दिया था, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये आपका होता है वाई जो होता है, ये होता है आपका CD होगा प्लस होगा आपका ID होगा प्लस आपका क्या होगा GD होगा प्लस आपका क्या होगा X माइनस M होगा, या फिर इसी को लिख सकते हो CD प्लस ID प्लस GD प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, लेकिन एनटीए ने इसको फोर्थ माना है, क्योंकि एक्स आपका नेट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट, एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी राइट, लेकिन एनटीए ने फोर्थ को माना है। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, तो इसमें आप लोग देखोगे पॉलिसीज इन इफेक्टिव विदाउट जनरल इन्फ्लेशन। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, कह रहा है कि अंडर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन आप अडाप्ट कर चुके होते हो। ठीक है, जो आपके पास्ट के जो आपके हुए इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंजेस आए हैं, उन डेटा के बेसिस पे आप अडाप्ट कर लेते हो। तो पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन एंड ऑल्दो नॉट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपका फिलिप्स कर्व क्या होता है, वर्टिकल होता है। देयर इज नो सच अ ट्रेड ऑफ in between the rate of inflation and unemployment in the long run. In the long run, Phillips curve is vertical on the horizontal axis, which shows that there is a NRU, natural rate of unemployment would always exist in the long run. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे शॉर्ट रन में ये पॉलिसी क्या होगा, इफेक्टिव होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, ये इनइफेक्टिव होगा। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन एंड ऑल्दो इज नॉट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। ये एक आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। एक आपका ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया। बी देखोगे एंटीसिपेटेड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर रेशनल एक्सपेक्टेशन, कह रहा है एंटीसिपेटेड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, अंडर द रेशनल एक्सपेक्टेशन है। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन में आप लोग देखोगे ए का 3 हो गया, अब ए की 3 हो गया, तो बी का आप लोग देखोगे क्या हो जाएगा, पॉलिसी इज इफेक्टिव विदाउट एनी जनरल इन्फ्लेशन। Anticipated expansionary monetary policy under the rational expectation, तो policy is ineffective with only general inflation। तो B का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। Money was cut during the Great Depression, ये क्या हो जाएगा आपका, C का देखोगे policy is effective with no general inflation deflation। सी का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। मनी बेस कट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, पॉलिसी इनइफेक्टिव बट ओनली द जनरल डिफ्लेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेज कट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ साइजेबल मेन्यू कास्ट
पॉलिसीज इफेक्टिव विद नो जनरल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो डी का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी का आपका हो गया सेकंड, सी का सेकंड, सी का डी का फोर्थ, ऑप्शन 3 विल बी द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि यूनिट रूट टेस्ट फॉर द टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस दैट द टाइम सीरीज इज अंडर कंसिडरेशन इज स्टेशनरी होता है, समय श्रृंखला के लिए एक इकाई मूल्य परीक्षण सूर्य परिकल्पना आधारित है कि विचाराधीन समय श्रृंखला है। क्या है, स्टेशनरी होता है, नॉन स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी या वीक स्टेशनरी, इट इज ए नॉन स्टेशनरी। ठीक है, गैर स्थिर होता है। द यूनिट रूट टेस्ट फॉर द टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस दैट इज द टाइम सीरीज अंडर कंसिडरेशन इज नॉन स्टेशनरी, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट। अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंस ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट एज अंडर, कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एक्सटेंस ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट को। क्राउडिंग आउट क्या होता है, जहां से आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप बाहर कर रहे हो इकोनॉमी से, उनकी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रहे हो, हटा रहे हो। तो आप लोग देखोगे क्लासिकल मैक्रो मॉडल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल क्राउडिंग आउट। यहाँ पे आपका कंप्लीट किन्सियन मॉडल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट बट नॉट कंप्लीटली, इनएफिशिएंट बट नॉट कंप्लीटली क्राउडिंग आउट। यहाँ पे आप आईएसएलएम में देखोगे ये क्या होता है, ये इनएफिशिएंट होता है, ये इफिशिएंट होता है बट नॉट कंप्लीटली। यहाँ पे आईएसएलएम में क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, क्राउडिंग आउट बहुत कम होता है। और सिंपल किन्सियन मॉडल में यहाँ पे आपका क्या है, नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। ठीक है, क्लासिकल मैक्रो मॉडल में आप लोग देखते हो कि क्लासिकल्स का ये मानना था कि देयर इज ऑलवेज ए फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या ऑल द फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, और जो भी और क्या होता है, साइज क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो सेविंग्स होती है, सेविंग को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और क्या होते हैं, उनको इकोनॉमी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड है, ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड है। तो किसी तरीके का वहां पे क्राउडिंग जो है आउट होगा फुल्ली, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना ही नहीं है। ठीक है, तो क्लासिकल मैक्रो मॉडल में क्या हो जाएगा, फुल क्राउडिंग आउट होगा, ऑप्शन ये आपका होगा। फिर इसको अगर अरेंज करोगे आप लोग तो ABCD हो जाएगा, दैट इज मतलब यहाँ पे फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यहाँ पे क्या जाएगा, इफिशिएंट बट नॉट फुल क्राउडिंग आउट। सी क्या है आपका, इनएफिशिएंट, और डी आपका क्या है, नो क्राउडिंग आउट। तो ABCD क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, इन द टू वेरिएबल रिग्रेशन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर y and x आर रिस्पेक्टिवली, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपका r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.64। ठीक है, जो आपका RXY होता है, RYX होता है, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन XY है, तो R स्क्वायर को निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 60.64 या 64% ऑफ वेरिएशन ऑफ Y इज एक्सप्लेन्ड इन बाय X, 64% ऑफ वेरिएशन इन Y इज एक्सप्लेन्ड बाय X, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। Y में 64% भिन्नता द्वारा X द्वारा स्पष्ट की गई है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड बाय, कह रहा है कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी को डेवलप किया गया था। एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में आप लोग देखते हो, एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में आपका इसमें सोलो आते हैं और आपके मैनक्यू आएंगे, जॉर्ज मैनक्यू आएंगे, जो आपके क्या है, न्यू किन्सियन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे ये एरो बैरो एंड रोमर आपके क्या हो जाएंगे, ये एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के हो जाएंगे, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के लिए एरो बैरो एंड रोमर, सोलो एंड मैनक्यू क्या हो जाएंगे, आपके एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ABC विल बी द राइट, एंडोजीनियस ग्रोथ के लिए ABC, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि इन द गिवन C जो है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन हैज गिवन y इज इक्वल टू A1 x1 पे पावर p है प्लस A2 x2 p है, ये कंप्लीट के पावर
क्या है, पी है, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस पी, ये होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट, ऑप्शन 4 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है व्हिच इज आर नॉट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड नहीं है। ये आपका ह्यूमन स्किल थ्योरी, ये आपका है। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी नहीं है। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी ये आपका है। ऑफर कर्व एनालिसिस ये आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव ट्रेड थ्योरी ये आपका है। तो कह रहा है कि नॉट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, नॉट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, तो आपका क्या हो जाएगा, बी एंड डी विल बी द नॉट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है रीड द एग्जांपल गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द करेक्ट चॉइस कंपैटिबल फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव। इफ अ प्रोफेसर असाइन ओनली लेटर ग्रेड्स टू एन एग्जाम, we know that a student who received a grade A did better than a student who received grade B, but we cannot say how much better from the ordinal scale, nor can we tell whether the difference is preference between the A student and a B student and C student। कह रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़ें और विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। कह रहा है कि यदि कोई प्रोफेसर के द्वारा किसी परीक्षा में केवल अक्षर के द्वारा ग्रेड दिया जाता है, तो हमें ये जानते हैं कि ए ग्रेड पाने वाला छात्र बी ग्रेड पाने वाले छात्र से बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि उस उत्क्रमिक पैमाने से कितना बेहतर प्रदर्शन किया। न कि हम ये बता सकते हैं कि ए छात्र और बी छात्र और सी छात्र के बीच वरीयता में अंतर क्या है। ए बी एंड सी ग्रेड दे रहा हो आप, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितना ए इज ग्रेटर देन, हाउ मच ए इज ग्रेटर देन बी, हाउ मच बी इज ग्रेटर देन सी, और हाउ मच बी इज स्मॉलर देन ए, और हाउ मच सी इज स्मॉलर देन बी। तो हम इसको नहीं बता सकते, तो उसको मार्सनियल न्यूट्रलिटी एनालिसिस बोलेंगे, रिवेल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस बोलेंगे, या स्लैटस्की इक्वेशन बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है, तटस्थता वक्र विश्लेषण। क्योंकि इसमें आप देखते हो कि कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंस होता है, डिफरेंट जो कंजम्पशन बास्केट होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दे रहे होते हैं, और ये क्या होता है, वीक ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड होता है। तो ये इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे ए इज कितना, ए बी से ग्रेटर है, बी सी से कितना है, ये पता नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस विल बी द राइट, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। कह रहा है अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट में इसको अरेंज कीजिए। एडम स्मिथ का आप लोग देखोगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, इन्होंने मेंशन क्लियरली मेंशन नहीं किया है एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ और एज पर देयर पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स और थ्योरीज, ठीक है। एडम स्मिथ का अगर बात किया जाए तो ये 1723 में इनका डेट ऑफ बर्थ है। डेविड रिकार्डो का है 1773 में है। डेविड ह्यूम का जो है आपका 1711 में है, और पॉल क्रूगमैन का जो आपका है ये 1953 में है, और जैन टिम्बरजन का है 1903। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपका आपके आ जाएंगे डेविड ह्यूम, सी आ जाएगा, सी के बाद आप लोग देखोगे, सी के बाद आपका आ जाएगा ए के बाद आपका आ जाएगा बी, और बी के बाद जो है आपका आ जाएगा ई के बाद आपका आ जाएगा डी। मतलब CABED आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट। ये एज पर देयर DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, DOB। 1723 में एडम स्मिथ का जन्म हुआ था। 1776 में उनकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन आई थी। 1759 में 1776 में उनकी ये वेल्थ ऑफ नेशन की बुक आई। ये वेल्थ ऑफ नेशन जो आई उनकी बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, ये आई 1776, ठीक है। और जो उनकी सेकंड बुक थी जिसको कहा जाता है कि थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसको जाना था, लेकिन इस टॉपिक के रिगार्डिंग आया तो इसलिए आप लोगों को इसमें थोड़ा मेंशन कर दिया था। मोरल सेंटिमेंट ये कब आया था, 1759, ठीक है। और ये आई थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन। तो आप लोग देखोगे इसके अकॉर्डिंग ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनको, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले डेविड ह्यूम है जो आपके 1711 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये पैदा हुए थे। तो आप लोग देखोगे CABED ऑप्शन है, इसको आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन 3 विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट converge perfectly when the net rate of investment is positive, no, the net rate of investment is negative, no, the net rate of investment is zero, yes।
जब निवेश की शुद्ध दर क्या होती है, शून्य होती है, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कन्वर्ज परफेक्टली एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी द जीरो, सी विल बी द ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, यहाँ पे भी मैचिंग आ गया। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कोटा हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक सिलेक्शन ऑफ द रेस्ट, ये आपका बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ईच आइटम इन द ऑल ट्रायल्स, ये आपका हो जाएगा फोर्थ। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, डी का आपका क्या हो जाएगा, रैंडम सिलेक्शन ऑफ पर यूनिट सिस्टमैटिक सिलेक्शन फॉर द रेस्ट, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। मतलब 4 3 स्ट्रैटिफाइड रैंडम सिलेक्शन, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। रैंडम चॉइस ऑफ आइटम फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, ये हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब आपका हो जाएगा 4 3 1 and 2, 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 option 1 will be the right for this question। next question को आप लोग देखोगे, कह रहा है arrange the following events in the chronological order of their probability of happening, निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने की संभावना के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन द साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइंस, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पे दो चित्त आने की, 2 हेड्स आने की, और दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो प्रोबेबल आउटकम क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल हेड हेड टेल एंड टेल टेल। तो कह रहा है कि 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसका फर्स्ट का आप लोग देखोगे ए का हो जाएगा 2 हेड्स आने की 1/4 दैट इज 0.25। सेकंड में आप लोग देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉन ऑफ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, जब कह रहा है कि ताश के पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक बार पत्ते को निकालने पर रानी आने की, क्वीन आने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है। तो ये आप लोग देखोगे क्वीन आने के लिए आपका क्या होगा, ए के लिए, बी में क्या हो जाएगा, क्वीन के लिए द टोटल नंबर ऑफ क्वींस इन द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी द 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी द 52, दिस इज द प्रोबेबल आउटकम, दिस इज द टोटल आउटकम, इट विल बी द 1/13। तो ये आपका बी का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1/13, ठीक है। सी में आप लोग देखोगे probability of getting a white ball from the bag contain 3 white ball and 7 black ball, since bag are containing 3 white balls and 7 black ball, total number of balls will be the 10 and white balls will be the 3, there are total number of 10 balls, 3 white plus 7 total हो जाएगा पर 10। probable outcome आपका क्या है 3 and total क्या हो जाएगा 10, 3/10, तो C का क्या हो जाएगा 3/10। डी में आपका क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन सिंगल रोल ऑफ फेयर डाई, एक डाई को आप जब रोल कर रहे हो तो इसमें कह रहा है फेयर आउटकम होने के लिए, तो इसमें कह रहा है कि सिंगल रोल इवन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1, इसमें देखो 2 3 4 5 6, देयर आर द टोटल, दीज आर द टोटल आउटकम फ्रॉम ए फेयर डाई। इवन नंबर का हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 and 6, then probability would be the probable outcome is number is 3, total outcome is 6, that is a 1/2। तो D में क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब इसको अरेंज करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 1/4 है, ये आपका 0.25 है, ये आपका हो जाएगा 0.7, ठीक है 6, और ये आपका 0.3 हो जाएगा, ये आपका 0.5 हो जाएगा। तो इसको कहा है कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इसको आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करें तो आपका देखोगे सबसे कम क्या है 0.0 आपका 25 है, 0.25 दैट इज ऑप्शन नंबर ए के बाद फिर आपका आ जाएगा कौन सा, ए के बाद आपका आ जाएगा 0.3, ये आपका 1 ये कितना है 0, ये हो जाएगा 0.076, ठीक है।
ये डेसिमल लगाओगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। एक और डेसिमल फिर जीरो लगाओगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, फिर होगा 076। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है, तो सबसे छोटा आपका क्या है, सबसे छोटा आपका बी है, सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, बी। सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, बी। बी के बाद आपका आ जाएगा 0.2 0.3। बी के बाद आपका आ जाएगा ए, जी क्योंकि 0.2 है, ए आ गया। ए के बाद आपका आ जाएगा बी, ए के बाद आपका सी आ जाएगा, सी के बाद आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 4 विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल डेटा ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, नीति आयोग नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्टली इसको करता है, ठीक है। मोस्टली इसको क्या करता है, पब्लिश करता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन 3 विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 6 number of hair dyes, 6 number of hair dyes are rolled simultaneously. What is the probability that each phase shows up with a different number? 6 number है, there are 6 number and one hair dyes will have the 6 total number outcome। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 into 6, 6 पे पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 6 है तो 6 पे 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 to the power 6। And what is the probability of each phase shows up with a different number? Each phase shows up a different number is equal to हो जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपान ये हो जाएगा 6 पे पावर 6, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 6 पे पावर 6, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 3 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द स्टोव्स्की डबल क्राइटेरियन। कह रहा है सही विकल्प बताएं स्टोव्स्की मापदंड के लिए। इसमें आप लोग देखोगे, डज नॉट रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ काल्डोर-हिक्स वेलफेयर क्राइटेरियन टेस्ट, यस। ओनली रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ रिवर्सल टेस्ट, डज नॉट रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ रिवर्सल टेस्ट, रिक्वायर द fulfillment of the Kaldor-Hicks test and the reversal test, yes। option 4 will be the right, option 4 will be the right for this question, option 4। next question को आप लोग देखोगे, arrange the following from the earlier to the present। कह रहा है कि निम्नलिखित को पहले से वर्तमान तक व्यवस्थित करें। ये आप लोग देखोगे जॉन एफ नेस का 1950s में आया था, किसका, नैश इक्विलिब्रियम का, इन्होंने नैश इक्विलिब्रियम का को डिफाइन किया था, बताया था। वॉन न्यूमन एंड मॉर्गनस्टर्न का ये आया था 1944 में। द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, रॉबर्ट एक्सेलरोड का ये आया था आपका 1984 में इनकी आई थी। ये रॉबर्ट एक्सेलरोड का ये 1984 में इनकी आई थी, कुछ इकोनॉमिक थ्योरी करके आई थी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी करके था, कंसेप्ट था। पॉल मिलग्रोम का ये आपका आया था, पॉल मिलग्रोम का ये कंसेप्ट आया था आपका पॉल मिलग्रोम का आपका आया था 1982 में। जॉन मिनार्ड स्मिथ का आपका आया था 1920 में आया था, ठीक है। तो इसको आप लोग देखोगे तो सबसे पहले से ये आया था आपका 1982 में, जॉन मिनार्ड का आया था आपका। ये 1982 में आया था। जॉन मिनार्ड स्मिथ का जो कंसेप्ट था ये आपका सबसे लास्ट में आया था, नियर 20th सेंचुरी आया था, अर्लियर 20th सेंचुरी आया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे सबसे पहले आपका कंसेप्ट आ जाएगा, डी आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद ए नहीं बी से स्टार्ट होगा आपका, बी ए सी डी, ऑप्शन
फोर विल बी द राइट ऑप्शन, बी एस ई सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आप लोग देखोगे प्राइस लीडरशिप इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी, यस ये होता है। बर्ट्रैंड इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी, ये भी है आपका। स्टेकरबर्ग इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, स्टेकरबर्ग का भी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में आता है। मोनोपोली इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी बाय द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, ये आपका नहीं है। कुर्नो का भी है, कुर्नो आपका कुर्नो का ही है। स्टेकरबर्ग कुर्नो का एक्सटेंशन ही आपका स्टेकरबर्ग मॉडल है, तो ऑप्शन आपका ई भी हो जाएगा। तो ए बी सी एंड ई, ऑप्शन ए बी सी एंड ई विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये आपको देखना, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मोस्ट कंप्रिहेंसिव एडवांस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक, दैट इज डी का 4। डी का 4 हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा। कॉमन मार्केट क्या होता है? कॉमन मार्केट में आप लोग देखोगे फ्री ट्रेड एरिया क्या आता है? ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप रिमूव टैरिफ ऑन द each other's products and at the same time retains the independence in the establishing the trading prices with the non-members। तो ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये आपका क्या है? फ्री ट्रेड एरिया है। कॉमन मार्केट क्या होता है? ऑल टैरिफ्स removed between members and common external tariff policies adopted for the non-members। ठीक है, तो आपका ये का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड एंड बी का आपका, डी का फोर्थ है, ए का थर्ड। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, बी का आपका सेकंड हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा? ये आपका कॉमन मार्केट हो जाएगा, सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। So now we have solved the complete question paper with explanation and solution for the January 2025 attempt for the economics question paper। और आप लोगों का जो है इंडियन नेट जेआरएफ जो है जून का अटेम्प्ट जो है अभी 29 को संडे को है, यानी परसों है। तो उसके लिए आप लोगों को बेस्ट विशेष, और क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर को शेयर कर सकते हो, इकोनॉमिक इक्वलाइजर को शेयर कर सकते हो।